हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ई हिस्ट्री एक नए टॉपिक के साथ। और मैं हूं आपका होस्ट संदीप के कनिष्क। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के बारे में। प्राचीन भारत के एक प्रमुख विषय के ऊपर हमारा पूरा का पूरा टॉपिक आपका रहेगा। आज का विषय है फाहियान। 399 से 414 ईस्वी के बीच जो उसने यात्रा की भारत की, उस यात्रा विवरण को आज हम विस्तार से देखेंगे और जानेंगे। फाहियान की बात करें, उसका जन्म 337 ईस्वी में वुवंग पिंगलग्यांग में हुआ था। यहीं का वो निवासी था और बहुत ही कम उम्र में वह बौद्ध भिक्षु बन गया था। उसने विनय पिटक पढ़ा, लेकिन उसे लगा कि यह अधूरा है, तो विनय पिटक के अधूरे अंश को पूरा करने के लिए फाहियान चीन से भारत आता है। यही कहानी इस विवरण में बताई गई है। 399 ईस्वी में जब उसने अपनी यात्रा शुरू की तो वह 65 साल का था, काफी बुजुर्ग हो चुका था। तो भारत आने के लिए उसने प्रसिद्ध रेशम मार्ग का सहारा लिया, जहां से व्यापार चलता था। यात्राओं की बात करें, वह अफगान, नेपाल, भारत, सिंहल यानी श्रीलंका, जावा, इन सभी देशों में गया। यह उसका एक पथ है, किस तरह से भारत से वापस वह शांसी अपने प्रांत पहुंचता है। तो भारत की यात्रा में उसे करीब 15 साल लगे। 405 से 411 ईस्वी यानी 6-7 साल वह भारत में रुका और यहां रुक करके उसने अध्ययन किया। जब वह भारत पहुंचा तो उस वक्त भारत में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय और चीन में जिन राजवंश का शासन था। तो भारत में जिन प्रमुख जगहों पर वो गया, उसमें उद्यान, गांधार, तक्षशिला, उच्च, मथुरा, वाराणसी, गया, ताम्रलिप्ति और पाटलिपुत्र ये प्रमुख क्षेत्र रहे हैं। 15 साल बाद वह अपनी किताब लिखता है। चियन कांग, जिसे आज नानकिंग कहते हैं, वहां पर उसने बौद्ध धर्म ग्रंथों का अनुवाद चीनी भाषा में या मंदारिन भाषा में किया, जिसमें एक किताब थी परिनिर्वाण सूत्र और दूसरी थी विनय पिटक। इन दोनों को अपने साथ वह चीन ले गया था। और उसके बाद एक किताब उसने लिखी जिसका नाम उसने दिया फोकवोथी या फोकोकी, जिसका अर्थ है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, यानी भारत में जो भी उसने देखा, जो भी उसने जाना समझा, उसे उसने लिखा। इसमें वह कई विषयों पर चर्चा करता है, जिसमें एक विषय है राजा यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की प्रशंसा वह करता है। वह कहता है कि राजा धार्मिक रूप से सहिष्णु है, वह अन्य धर्मों की भी इज्जत करता है, उसका शासन बहुत अच्छा है। प्रशासन की खास करके उसने प्रशंसा की है। वह कहता है कि उस वक्त भारत में शारीरिक दंड और मृत्यु दंड का प्रचलन नहीं था, क्योंकि अपराध नहीं होते थे। वह यह भी लिखता है कि कई जगह लोगों के घरों में दरवाजे भी नहीं होते थे, क्योंकि चोरी नहीं होती थी। वह समाज की बात करता है। वह कहता है कि भारत के लोग या गुप्त काल के भारत के लोग अतिथि परायण हैं। भोजन में जो तामसिक भोजन है, यानी प्याज, लहसुन, मदिरा, मांस, मछली, इनका प्रयोग समाज में नहीं होता। वह जातियों की बात करता है। वह चांडाल जाति के बारे में बात कर रहा है। वह कहता है कि चांडाल लोग मुख्य समाज से बाहर या मुख्य नगर से बाहर रहा करते थे। वह वैश्य जाति की प्रशंसा करता है, क्योंकि बौद्ध धर्म हो या जैन हो या ब्राह्मण धर्म हो, सबको दान देना या मंदिर बनाना, विहार बनाना,
यह वैश्य जाति के लोग ज्यादा करते थे। आर्थिक दशा की वह बात करता है। वह लिखता है कि गुप्त काल में लोगों की स्थिति अच्छी थी, राज्य उन्नत था। वह व्यापार में इस्तेमाल किए जाने वाले बड़े बड़े जहाजों की बात करता है। खास करके वह बात करता है ताम्रलिप्ति बंदरगाह की। वह खुद भी यहां रहा कि ये कितना विशाल बंदरगाह है। धार्मिक स्थिति की वह बात कर रहा है। वह लिखता है कि बौद्ध धर्म सबसे प्रमुख धर्मों में से एक है भारत में। इसके अलावा वह वैशाख की अष्टमी का वर्णन करता है। वह लिखता है कि इस दिन 4 पहियों वाले रथ पर कई मूर्तियों को रख करके जुलूस निकाला जाता था। इसमें राजा भाग लेता था, सबसे आगे राजा चलता था और उसके पीछे जनता चलती थी। इसके अलावा उसने प्रमुख नगरों की यात्रा की, जैसे पुरुषपुर। वह कहता है कि यहां कनिष्क के द्वारा 400 फीट ऊंचा एक स्तूप बनाया गया है। उसके बाद वह मथुरा की बात कर रहा है। यमुना नदी के किनारे बने 20 मठों की वह चर्चा करता है। उसने श्रावस्ती के जेतवन के मठ की चर्चा की है, जिसे फाहियान ने सुवर्ण उपवन की संज्ञा दी। वह पाटलिपुत्र की बात करता है। वह लिखता है कि ऐसा नगर विश्व में कहीं नहीं है, यह भारत का सर्वश्रेष्ठ नगर है। यहीं पर उसने अशोक के राजप्रसाद यानी महल को देखा, जो पूरा लकड़ी से बना था। और वह लिखता है कि ऐसा लगता है मानो यह राजप्रसाद देवताओं द्वारा बनाया गया है। वह करीब 3 वर्ष पाटलिपुत्र में रहा। 2 वर्ष वह ताम्रलिप्ति, आधुनिक बंगाल का जो मिदनापुर जिला है, वहां उसने बिताए। इसके अलावा वह राजगृह गया, बोध गया और सारनाथ भी गया। वह हर उस जगह गया जो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल रहे हैं। और इसके बाद वह अपने घर यानी चीन वापस चला जाता है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। आशा है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं संदीप के कनिष्क आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।